Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. 5 तरह के रिट्स के बारे में तो आप सबने सुना होगा। जब भी हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं या फिर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट अप्रोच करते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमें इन 5 रिट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ नहीं, बट ऑब्वियसली हम फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जिस भी रिट का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको हमें इशू करवाना पड़ता है कोर्ट से। इसीलिए 5 तरह के रिट्स हमें प्रोवाइड करी गई हैं। इन 5 तरह के रिट्स के बारे में बहुत लोग सुने भी हैं, जानते भी हैं, नाम भी उनको पता होगा, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड इन पांचों को एक दूसरे से मिक्स कर देते हैं, स्पेशली प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी के केस में। तो आज मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी इन 5 तरह की रिट्स के बारे में कि आखिर रिट्स क्या होता है, 5 कौन कौन सी रिट्स अवेलेबल है हमारे पास एंड इनका मीनिंग क्या होता है, कब इनको इशू किया जा सकता है, कब इनको इशू नहीं कर सकते। डिटेल में जानेंगे, सब कुछ अच्छे से ध्यान से सुनने के लिए लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। बिफोर दैट 25% ऑफ इस टाइम अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे चल रहा है, जैसा कि आप डेट देख सकते हो 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक आप अगर क्लैट पीजी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 25% ऑफ उस पर मिलने वाला है। क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड msing10। जब भी आप परचेज कर रहे हैं कोई भी कोर्स, तो आप अगर ये कोड इस्तेमाल करते हैं msing10, जी हाँ, तो फिर इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड 30 सितंबर से पहले कर लो, देर मत करो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लैट पीजी का पेपर इज गोइंग टू बी शेड्यूल्ड ऑन 3 दिसंबर 2023। ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अब सोचना बंद करो और फटाफट से सब्सक्रिप्शन लो। जैसा कि मैंने कहा कि आप इस टाइम पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप 2025 टारगेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि आप अचीवर्स बैच वगैरह ले सकते हैं, बट अगर आप 24 वाला टारगेट कर रहे हैं, इन दैट केस आप क्रैश कोर्स बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 14 सितंबर से अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील कर रहे हैं क्लैट पीजी के, कंसिडरिंग दैट एग्जाम इन पर्टिकुलर कि क्या क्या आता है, किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। एंड यहाँ पर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ। एंड अगेन यू कैन यूज माई कोड msing10 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस क्रैश कोर्स। ऑल्सो अगर आप ये वाला प्रोग्राम हमारा कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो इसकी खासियत ये है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पर हम इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, क्लास का जो भी हम पढ़ाते हैं सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। साथ साथ डेली केस लॉज एनालिसिस भी हम कराते हैं, और तो और मॉक टेस्ट आपके होंगे ही होंगे, लेकिन एजुकेटर अपने पार्ट पर भी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस क्लास में कंडक्ट कराते ही कराते हैं। साथ ही साथ अगर सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है बाकी के लॉज आपके तैयार है, तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पे अवेलेबल है, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10 फॉर अवेलिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरी फोटो दिख रही है ना, तो मैं पढ़ाती हूँ, तो सीधी सी बात है, मेरा कोड यूज़ कर लेना अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर एक बार में पूरा कंप्लीट तैयार करना है तो इस बैच से अच्छा कोई भी कोर्स नहीं आपका हो सकता है। इसमें सारी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा आपका, सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। ऑल्सो अगर सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेनी है, सारी तैयारी आपकी हो चुकी है, तो 1500 रुपये में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। जी हाँ, 20 मॉक टेस्ट आपको क्लैट पीजी के लिए मिल रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, लाइव भी करवाए जाते हैं हर वीकेंड पे, तो आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपने अगर ये परचेज कर लिया तो, and don't forget to use this code msing10 to avail the additional discount on this 1500 rupees, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपने बैच ज्वाइन किया है तो आपको ये परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिल जाएगा। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस भी लेती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी और बैच वगैरह आपको नहीं लेना है, आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत तैयारी मेरा करके हो जाएगा, तो इन दैट केस आप ये वाला सेशन मेरा ज्वाइन कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR कोड जो यहाँ पे दे रखा है, एंड आपको मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। हर ट्यूसडे और थर्सडे को मैं लाइव लेती हूँ क्लास 6:30 बजे, एंड सैटरडे को भी 2 बार से मैं ले रही हूँ, तो आप वहाँ पे वो सेशंस देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइम पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जजमेंट्स ले रही हूँ, आज ही से स्टार्ट कर रही हूँ 2023 के जजमेंट्स। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लैट पीजी के लिए तो आपको मालूम है कि जजमेंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो उस सेशन को मिस मत करो, फटाफट से ज्वाइन कर लो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी रिलेटेड टू क्लासेस, रिलेटेड टू यूट्यूब सेशंस एंड ऑल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के सेशन पे। क्या बात करने वाले थे हम रिट्स के बारे में बात करने वाले थे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि 5 तरह की रिट्स होती क्या है, ठीक है।
ये 5 तरीके की रिट्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली हेबियस कॉर्पस है, देन यू हैव दिस मैंडेमस, फिर को वारंटो है हमारे पास, देन प्रोहिबिशन है एंड सर्शियोरारी। ये पांचों नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि कोई बात नहीं, याद हो ना हो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पांचों रिट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आखिर ये होता क्या है, देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इंग्लिश में इसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। क्या होती है ये, इसका मीनिंग सिंपल एक लाइन में आपको याद होना चाहिए, यू मे हैव द बॉडी, ठीक है, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर कभी भी किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन किया जाता है या अनलॉफुल डिटेंशन हम जिसको कहते हैं वो किया जाता है, तो पर्सन सामने वाला जो अग्रीव पार्टी है वो यहाँ पर रिट फाइल कर सकता है। डेफिनेटली आपने उसको गायब कर रखा है, आपने उसको डिटेन कर रखा है, रॉन्गफुल डिटेंशन हो रखा है, तो वो तो नहीं कर सकता, बट उसके पार्ट पर उसके फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करी जाती है, एंड इन दैट केस कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है। डिमांड वो अग्रीव पार्टी कर रही है, बट कोर्ट जो है वो रिट इशू करेगा, एंड इन दैट केस कोर्ट क्या कहेगा उस अथॉरिटी से, दैट यू हैव द बॉडी, आप इस बॉडी को प्रेजेंट करो, ठीक है। सो मेन पर्पस जो इस रिट का होता है वो रिलीफ लेना होता है फ्रॉम द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वो डिटेंशन लीगल नहीं होता है, वो अनलॉफुल डिटेंशन होता है। नहीं तो ऐसे तो हर अरेस्ट जो करा जा रहा होता है उसको हम अनलॉफुल डिटेंशन कह देते हैं, बट नहीं, देयर आर सम प्रोसीजर्स जो हमें फॉलो करने होते हैं, और जब वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, तो उसको अनलॉफुल डिटेंशन कहा जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास राइट है कि आप हेबियस कॉर्पस की रिट इशू करवा सकते हैं। कब इशू होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, तो जी देखिए, रिट जो हेबियस कॉर्पस की होती है वो इशू होती है तब जब एक इंडिविजुअल को जेल में रखा गया है, ठीक है, एंड प्राइवेट केयर में रखा गया है विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। आप कहोगे जेल में रखा गया है तो क्या दिक्कत है, जेल में रखा गया है बट विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैंने कहा ना, कोई परमिशन नहीं ली गई है, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है या सीआरपीसी में दे रखा है, एंड उसको नजरअंदाज करते हुए जेल में रख दिया गया। इन दैट केस ये रिट इशू हो सकती है। सेकंड चीज, प्राइवेट केयर में होता है ना, लोग बंदी बना के प्राइवेट ले जाते हैं, हाथ पैर बांध के कुर्सी पे रख देते हैं, अपने कमरे में अलग कर देते हैं, पूछताछ के लिए ना, खुद अपने ही तरफ से सोचते हैं मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो वो सब क्या है, इन दैट केस आप हेबियस कॉर्पस इशू करा सकते हो। द वन हु इज कन्विक्टेड, जो कन्विक्ट किया जाता है उसके पास राइट होती है असिस्टेंस लेने की, कोर्ट की, कोर्ट से ही मदद लेगा बंदा यहाँ पे, ठीक है। उसको क्या करना होता है, उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के नाम से, अगर उसको लगता है कि उसको रॉन्गफुली इम्प्रिजन किया गया है एंड कंडीशन जिसमें वो इस टाइम पे है, इट फॉल्स बिलो द मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर द ह्यूमन ट्रीटमेंट। आप सबको पता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 22 में, आर्टिकल 20, ये सब आपका बात करता है कि कभी भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं तो कैसे, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट सीआरपीसी में अरेस्ट के प्रोविजंस बहुत डिटेल में दे रखे हैं, उन सबको आपको फॉलो करना होता है। पुलिस अथॉरिटी को, जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है या प्राइवेट पर्सन भी अगर अरेस्ट कर सकते हैं किसी केसेस में, तो उनको भी ये सब फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर उस पर्सन को लगता है कि मुझे गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, मुझे गलत वजह से अरेस्ट किया गया है, तो इन दैट केस, एंड ऑल्सो अगर उसको ये फील होता है कि मेरे साथ जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो मिनिमम लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया, इन दैट केस वो क्या कर सकता है, वो हेबियस कॉर्पस के लिए रिट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं सर्कमस्टांसेस कब इशू नहीं हो सकता है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोगों को ये नहीं मालूम होता है, वो अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। कब नहीं इशू होगा, जब डिटेंशन लॉफुल होता है। अब मान लो पूरा प्रोसीजर फॉलो करके किसी पर्सन को अरेस्ट करने गए हैं और आपने क्या किया, आपने कर दिया कि हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर दिया, तो नहीं, वो लॉफुल डिटेंशन है, तो आपको हेबियस कॉर्पस का रिट इशू नहीं हो सकता है। सेकेंड, अगर कोई भी केस आपका प्रोसिक्यूट हो रहा है फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द लेजिस्लेटिव या जुडिशियल मैंडेट, ठीक है, अगर किसी भी लेजिस्लेटिव मैंडेट को कंप्लाई करने के लिए, मतलब उसको प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए, जुडिशियल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए जो नहीं हो पाया था, फेल हो गया था, तो उस केस में भी रिट इशू नहीं की जा सकती है। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसने डिटेंशन ऑथराइज किया है, कोर्ट ने कहा था भाई डिटेन करो, एंड अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो डिटेंशन पर है वो अल्ट्रा वायरस है, मीन्स कोर्ट जो थी अगर उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था एंड फिर भी उन्होंने कह दिया, इन दैट केस में भी आप हेबियस कॉर्पस इशू नहीं कर सकते हो। वहां पे वो इंटरनल मामला है, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट आप हेबियस कॉर्पस के रिट इशू नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि अगले बंदे ने कुछ नहीं किया है ना। सेकेंड रिट पर आते हैं को वारंटो पे। को वारंटो को हम क्या कहते हैं हिंदी में, अधिकार पृच्छा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट मीन्स, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कह सकती हूँ व्हाट इज योर अथॉरिटी,
आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका क्या हक है, आप इस कुर्सी पे किस वजह से बैठे हुए हो, ठीक है। ये होता है आपका को वारंटो। मेरी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि जब भी कोई पर्सन किसी भी कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है, और वो क्लेम कर रहा है कि भाई मैं ये पर्सन हूँ, ठीक है, मैं ये पर्सन हूँ एंड मेरी ये राइट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरी ये पोस्ट है, तो इन दैट केस अगर किसी सामने वाले को डाउट होता है कि भाई ये तो मुझे असली आदमी नहीं लग रहा है, ये गड़बड़ लग रहा है, तो वो को वारंटो इशू करवा सकता है उस पर्सन के रिस्पेक्ट में, ये पूछा के कि भाई व्हाट मीन्स आप यहाँ पे बैठे हुए हो। ये रिट इन्वोक लेकिन होती है, आपको ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस के केस में, सरकारी ऑफिस में होती है, प्राइवेट में नहीं होता है, ठीक है। तो प्राइवेट में मत चले जाना कि ये मैनेजर कैसे बन गया, ये कैसे बैठा हुआ है, ठीक है। ये जो रिट होती है पब्लिक ऑफिस में इन्वोक होती है एंड इशू करी जाती है पर्सन को रोकने के लिए जो पब्लिक ऑफिस में एक्ट करते हैं, जिसके लिए वो इंटाइटल नहीं होते, ठीक है। मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिसर है, वो ऑफिस जाता ही नहीं है, अब उसको पता चला है कि आए दिन जांच हो रही है, पता चल रहा है कि अटेंडेंस चेक हो रही है, अब वो पता लगा अपनी जगह किसी और को भेज देता है, तो इन दैट केस यहाँ पर भी ये को वारंट इशू किया जा सकता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक ऑफिस होता है, बेसिकली वी आर चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक ऑफिस, तो इसको कोई भी पर्सन चैलेंज कर सकता है, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी फंडामेंटल या लीगल राइट इन्फ्रिंज हुई है या नहीं हुई है, मतलब वही बात होगी ना कि मैं सरकारी ऑफिस में जाती हूँ कोई अपना काम करवाने, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं अपना पर्सनल कोई काम लेके नहीं गई थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मेरे फादर का कोई काम लेके गई हूँ, अब मेरा तो कोई वहाँ फंडामेंटल राइट नहीं, मेरा कोई लीगल राइट वहाँ पे नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे शक हो गया, मुझे लगा कि ये पर्सन जो है ये अथराइज नहीं है, इन दैट केस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर दी रिट इशू करवाने के लिए को वारंटो की। तो सामने से अगर ये प्रश्न आता है कि क्या लोकस स्टैंड है मेरा बनता है कि नहीं बनता है, जी हाँ मेरा बनता है, क्योंकि वो अथॉरिटी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट में बैठी हुई है, पब्लिक वेलफेयर के लिए उस जगह पर बैठी हुई है, तो यहाँ पर किसी का भी लोकस स्टैंड बन जाता है उस अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कब का किस केसेस में इशू कर सकती है को वारंटो को, ऑब्वियस सी बात है जो पब्लिक ऑफिस हमारा क्वेश्चन में है एंड सब्सटैंटिव नेचर का है, ठीक है। पेटिशन प्राइवेट कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट फाइल नहीं होगी, ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ऑफिस जो भी जिसके अगेंस्ट आप चैलेंज कर रहे हो उसको स्टेट ने क्रिएट किया हो या फिर संविधान के द्वारा उसे क्रिएट किया गया हो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड जो क्लेम है ये आपका पब्लिक सर्वेंट के ऑफिस पर असर्ट होना चाहिए, दैट इज रिस्पोंडेंट जो है वो पब्लिक सर्वेंट उसका होना जरूरी है। कब इशू नहीं हो सकता, अगेन वही चीज याद रखनी जरूरी है, तो भाई ये इशू नहीं हो सकता प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन के केस में, ये इशू नहीं हो सकता किसी ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो विद इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 नहीं आता, आर्टिकल 12 में हम स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो जब भी स्टेट की डेफिनेशन में जो अथॉरिटी नहीं आएगी उसके अगेंस्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। देन जहां पर ऑल्टरनेटिव रेमेडी एब्सेंस है, ठीक है, वहां पर ये नहीं है कि आपको कोई और रास्ता नहीं मिला तो आप को वारंटो में आ गए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव रेमेडी कैन नॉट बी अ ग्राउंड, आपके पास कोई और रेमेडी नहीं थी तो आप को वारंटो में नहीं आ सकते, आपके पास लेजिबल रीजंस होने चाहिए। थर्ड आता है आपका रेट मैंडमस, मैंडमस को हम परमादेश कहते हैं, ठीक। ये क्या है, मैंडमस का मतलब भाई कमांड करना होता है, ऑर्डर करना होता है, ठीक है। क्या कमांड करना है, सीधी सी बात है, हम कोर्ट से इशू करवा रहे हैं तो कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, ये रिट इशू किया जाता है करेक्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑफ मैंडेटरी एंड प्योरली मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज एंड इज इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और द गवर्नमेंट ऑफिसर। बेसिकली सुपीरियर कोर्ट इसको ऑर्डर करती है, किसी लोअर कोर्ट को करेगी या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को करेगी। कब करा जाएगा, जब वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। अगर मैं मानती हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफिसर की बात हो रही है मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज की, तो वो अपना काम अगर सही से नहीं करते तो उसको क्या करता है, उस केस में सुपीरियर कोर्ट मैंडेमस जारी कर सकता है उनके अगेंस्ट, उनको बताते हुए कि भाई ठीक से काम करो, करेक्ट परफॉर्मेंस करो। हाउएवर ये रिट आपकी प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकती, जैसे कि हम कहते हैं कि इम्यूनिटी मिलती है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, तो उसी के चलते मैंडेमस इन दोनों के अगेंस्ट इशू नहीं हो सकता। कौन कौन सी कंडीशंस होती है मैंडेमस को इशू करने के लिए, यानी परमादेश को इशू करने के लिए। देखो सबसे पहली बात तो एप्लीकेंट की लीगल राइट होनी चाहिए फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ड्यूटी, ठीक है। नाउ नेचर ड्यूटी का पब्लिक होना चाहिए, ऐसा काम पर्सनल लेवल पर कोई काम की बात नहीं हो रही है, पब्लिक लेवल पे मतलब जो काम उस पर्सन को उस अथॉरिटी को करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, आप ये रिट इशू कर सकते हैं। On the date of petition, the right which is sought to be enforced must be subsisting, और जो right आपकी एग्जिस्ट कर रही है वो उस डेट पर होनी चाहिए।
सबसिस्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि काफी टाइम निकल गया अब आप सो के जागे हैं। एंड रिट ऑफ मैंडेमस आपकी एंटिसिपेटरी इंजरी में इशू नहीं होती है, मतलब कि इन एडवांस अगर आपको लग रहा है कि आगे चल के मुझे कोई खतरा होने वाला है, ये पर्सन अथॉरिटी जो है ये मेरी राइट्स का गलत इस्तेमाल करेगी, ये उसको अच्छे से एंटरटेन नहीं कराएंगे, इन्फोर्स नहीं कराएंगे, उस केस में मैंडेमस इशू नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हम आते हैं सर्शियरारी के ऊपर। सर्शियरारी को उत्प्रेशर कहा जाता है। तो बात करते हैं उत्प्रेशर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रेट्स हैं आपकी, लास्ट की 2 रेट्स बच रही हैं, सर्शियरारी एंड प्रोहिबिशन। इन दोनों के बीच में लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। देखो सर्शियरारी जो है, उत्प्रेशर जो है, इसका मतलब होता है सर्टिफाई करना। ठीक है, सर्टिफाई में आप समझते हो कि किसी भी अथॉरिटी ने अपना ठप्पा लगा के कंफर्म कर दी ये चीज को। ये कब इशू होता है, आपको सबसे पहले तो ग्राउंड्स मालूम होने चाहिए। जब भी रॉन्गफुल एक्सरसाइज होता है ज्यूरिसडिक्शन का एंड उसी के ऊपर डिसीजन ऑफ द केस बेस्ड होता है, विच मीन्स ज्यूरिसडिक्शन सही नहीं था। आपको मालूम है कोई भी केस जब जाता है तो सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन टेस्ट होता है। तो अगर रॉन्गफुल एक्सरसाइज किया गया ज्यूरिसडिक्शन का तो उस केस में सर्शियरारी इशू करी जाती है। नाउ एंड उसी के ऊपर डिसीजन बेस्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अगर प्ले कर रहा है, तो इन केस सर्शियरारी इशू करी जा सकती है। ये रेट आपको हायर कोर्ट में मूव करी जाती है, लाइक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बाय द अफेक्टेड पार्टीज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, 226 में हम हाई कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर्शियरारी कभी भी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव या मिनिस्ट्रियल ऑर्डर के अगेंस्ट इशू नहीं होती है, एंड दैट इट कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी जो होती है उसके अगेंस्ट सर्शियरारी होती है, क्योंकि उन्हीं का जुरिसडिक्शन यहाँ पे तय किया जाता है। एंड साथ ही साथ क्वासी जुडिशियल का भी किया जा सकता है, क्योंकि क्वासी जुडिशियल में हमारी ट्राइब्यूनल्स वगैरह आ जाती हैं, तो वहाँ पे भी हमारे केस लॉज एक्सरसाइज होते हैं। तो इन दैट केस उस अथॉरिटी की भी जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। बट यहाँ पर हम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स की बात नहीं करेंगे। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है हम उसकी जुरिसडिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना, आप क्या नहीं कर सकते हो। कब इसको इशू करवा सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्वासी जुडिशियल या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को इशू करा जाता है। ठीक है, बड़ी कोर्ट जो होती है, ऊपर की कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करेगी, निचली अदालत को, निचली कोर्ट को, चाहे वो क्वासी हो चाहे वो जुडिशियल हो, इन दोनों को इशू करा जा सकता है। कब कब किया जा सकता है, जब इन्होंने किस तरीके से एक्ट किया होगा। पहला तरीका, either without any jurisdiction or in excess, या तो इनका jurisdiction था ही नहीं उस केस को एंटरटेन करने का, सॉरी, एंड इन्होंने एक्सरसाइज कर दिया। एंड दूसरा, इन्होंने एक्सेस में जाके कर दिया, लिमिटेड जुरिसडिक्शन था, इन्होंने एक्सेस में जाके कर दिया। दूसरा, अगर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है तो भी हम मानेंगे कि सर्शियरारी इशू किया जा सकता है। एंड तीसरा, जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है अगर उसके अगेंस्ट जाके काम किया है। चौथा, अगर जजमेंट में कोई एरर है एंड विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट, हम सब देख सकते हैं, तो इन दैट केस रिट ऑफ सर्शियरारी इशू किया जा सकता है। इन 4 ग्राउंड्स को आपको याद रखना है जिस केस में सर्शियरारी इशू हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है प्रोहिबिशन और सर्शियरारी के बीच में, उसका एग्जाम्पल, उसका मतलब क्लैरिफिकेशन ये है कि सर्शियरारी आपका हमेशा इशू होता है ऑर्डर पास होने के बाद। जब एक बार ऑर्डर पास हो चुका है, जजमेंट पास हो चुका है, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि जजमेंट में अगर कोई एरर है, जजमेंट पास होने के बाद, विच मीन्स पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो गई, ऑर्डर या जजमेंट आ चुका है, अब सर्शियरारी इशू किया जा सकता है अगर बाद में हमें पता चलता है कि इन चारों में से कोई प्रॉब्लम लाए कर रही थी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि कब इशू नहीं किया जा सकता है। तो रिट ऑफ सर्शियरारी किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, हमने बात करी कि हम जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल के अगेंस्ट ही करेंगे। तो सीधी सी बात है, हम कंपनी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, हम प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं करेंगे, हम किसी भी एक्ट या ऑर्डिनेंस को बदलने के लिए नहीं कर सकते। ऑल्सो हम किसी भी ऐसी अग्रीव पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकते जिसके पास ऑल्टरनेटिव रेमेडी ऑलरेडी है। नाउ कमिंग टू द लास्ट रिट, प्रोहिबिशन, जिसको हम प्रतिषेध कहते हैं, ये क्या होता है, तो ये एक रिट होती है जो लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करती है टू स्टॉप डूइंग समथिंग विच द लॉ प्रोहिबिट्स इट फ्रॉम डूइंग। ठीक है, वही बात है, बड़ी वाली कोर्ट लोअर कोर्ट को यहाँ पे भी मना कर रही है, लेकिन वहां पे क्या होता है, पूरा जजमेंट आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है, सब कुछ एक्सरसाइज किया जा चुका है, तब यहाँ पर सुपीरियर कोर्ट लोअर कोर्ट को पूछ रही है, मना कर रही है, सर्शियरारी इशू किया जा रहा है। प्रोहिबिशन होता है प्रोसीडिंग्स के दौरान। यहाँ पे ये रिट है जो लोअर कोर्ट को डायरेक्ट करा जा रहा है कि स्टॉप डूइंग समथिंग, यहीं पे बंद कर दो, यहीं पे देन एंड देयर इसको रोको, जो कि लॉ, क्योंकि उसको लॉ रोकता है। ठीक,
मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है इंफीरियर कोर्ट को प्रिवेंट करना अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से, या फिर अगर वो नेचुरल जस्टिस के रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है तो देन एंड देयर प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर हमें रियलाइज हो जाता है कि अपना जुरिस्डिक्शन एक्सीड कर रही है कोर्ट, या फिर ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो प्रोहिबिशन का रिट इशू किया जाता है। कब इशू होता है? फिर से एक बार पॉइंट्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये लोअर या सबऑर्डिनेट कोर्ट को किया जाता है बाय द सुपीरियर कोर्ट इन ऑर्डर टू रिफ्रेन, अगेन इनको रोकने के लिए किया जा रहा है, कुछ ऐसा रोकने के लिए जो कि दे आर नॉट सपोज टू डू एज पर द लॉ। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लोअर और सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात हो रही है, वहां पे लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ साथ मतलब हम क्वासी बॉडी को भी ध्यान में रख रहे थे। ये यूजुअली इशू किया जाता है जब लोअर कोर्ट एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में काम करती है, ये वहां पे भी था। ऑल्सो ये तब भी इशू किया जा सकता है अगर अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर करती है, मीन्स था ही नहीं जुरिस्डिक्शन फिर भी कर रहे थे, सेम सर्शरारी वाला। एंड एक बार रेट इशू हो जाता है तो लोअर कोर्ट बाउंड हो जाती है अपनी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, एंड इट शुड बी इशूड बिफोर द लोअर कोर्ट पासेस एन ऑर्डर। एंड ऑर्डर पास करने से पहले की स्टेज पर जब भी कोई रिट पास होगी इस काम के लिए, इस ग्राउंड पे एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन में, वो प्रोहिबिशन होगी। एंड जब ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके बाद वही रिट आपकी सर्शरारी होती है। बाद में रियलाइज हुआ तो उस वक्त पे सर्शरारी इशू किया जाएगा, बाद में प्रोहिबिशन इशू नहीं हो सकता। तो प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव नेचर का रिट है, समझ रहे हैं आप? ये प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है। ये प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ दिस इज कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में जाके दिक्कत होगी और परेशानी होगी, जजमेंट कोर्ट लिख देगा, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए इसको एडवांस में ही खत्म कर दो। कब इशू नहीं हो सकता? रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू नहीं हो सकती जब सबऑर्डिनेट या ट्राइब्यूनल कोर्ट जो है अपने जुरिस्डिक्शन में काम कर रहा है, यहाँ पे भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कवर हो रही है, ठीक है। तो जब भी अपने जुरिस्डिक्शन में काम करते हैं तब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको गलत लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू नहीं हो सकती मिस्टेक ऑफ लॉ या मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में। रिट ऑफ प्रोहिबिशन अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए अलाउ नहीं है जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव या मिनिस्ट्रियल फंक्शन कर रहे हैं। बार बार बोल रही हूँ, प्रोहिबिशन एंड सर्शरारी दोनों के केस में ये सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस बस यही था कि जो सर्शरारी आपका होता है वो ऑर्डर पास होने के बाद इशू किया जाता है, और जो प्रोहिबिशन होता है वो वाइल बीइंग द प्रोसीडिंग जब चल रही होती है उस वक्त इशू किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये पांचों रिट्स के बारे में अच्छे से मालूम हो गया होगा, क्योंकि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इन 5 रिट्स के बारे में दे दी है। एक बार दो बार अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे तो आप कभी भी इन 5 रिट्स को नहीं भूलने वाले हो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा सेशन तो ज़रूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फैमिली मेंबर्स किसी के भी साथ भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम सबको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप लॉ के हो तभी आप शेयर करो। एंड ऑल्सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।